नमस्कार। बातचीत कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रबुद्ध दर्शकों, हमारे चैनल पर इस समय उपस्थित हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी। डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी का नाम इंदौर शहर के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। विभिन्न शैक्षणिक पदों की सफलतम यात्रा करते हुए इस समय महामहिम राज्यपाल जी ने जब उन्हें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति होने का पत्र सौंपा तो इंदौर के हर शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए शख्स को लगा जैसे वो ही कुलपति बन गया हो। ये शायद धाकड़ साहब के स्नेह का प्रतिबिंब है जो उन्हें इस शहर ने इस पद पर देखने के बाद जो प्रेम दिया है, उसी प्रेम को हमारा चैनल भी उनके साथ अभिव्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करता है। सर, मैं यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। 2003 में भरत छापरवाल जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए बतौर कुलपति के। फिर आया शर्फीलाल शर्मा जी, वो भी अपना कार्यकाल नहीं कर पाए पूरा। फिर आए CS चड्ढा जी, वो भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। फिर आए सहरावत जी दिल्ली से, अजीत सिंह जी, वो भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। फिर भागीरथ प्रसाद जी आए, वो भी अपना कार्यकाल संयोग से न पूरा कर पाए। उसके बाद PK मिश्र जी आए, मिश्रा जी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद DP सिंह जी आए, DP सिंह भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बीच में दो और कुलपति आए, डॉक्टर राजकमल आए और साथ ही साथ डॉक्टर आशुतोष मिश्र भी आते जाते रहे। ये इतने 13 वर्षों में सर एक भी कुलपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इसको लेकर कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं? राजीव जी, राजीव आपका दिमाग कहता है कि मैं भी पूरा कार्यकाल पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं अपना पूरा कार्यकाल आप सबके सहयोग से पूरा करूंगा। जी जी जी। तो इसकी बुनियाद में सबका सहयोग है सर? बिल्कुल, सबका सहयोग है। सब जाने पहचाने लोग हैं जी। और 95% लोग तो मेरे ऑलरेडी परिचित रहे हैं। 6 साल से मैं उनके जुड़ा हुआ था। सिर्फ 5% लोग ही विश्वविद्यालय के ऐसे हैं जिनसे मैं आधी तरह से जुड़ा हूँ और बाकी वो तरह से जुड़ जाएंगे अब। जी जी। सबके सहयोग से डॉक्टर धाकड़ साहब का कहना है कि 100% अपना कार्यकाल वे पूरा करेंगे। सर, इस समय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति के बतौर आप सबसे पहली 3 प्राथमिकताएं किन्हें मानते हैं? सर, सबसे पहली प्राथमिकता है एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना। यहाँ के साथियों को सबको समय पर आना पड़ेगा, समय पर जाना पड़ेगा और जब पूरे समय रुकेंगे तो निश्चित कार्य में गति आ जाएगी। और जो गति आ जाएगी उससे जो समस्याएं आज आए दिन बच्चों की हो रही है उससे निजात पा लेंगे हम लोग। जी जी। सर, बच्चों की समस्या को लेकर ऐसा तो नहीं होता देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कि 2 केंद्र होने से जब बाहर का बच्चा, खासतौर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत जुड़ा हुआ है सर, वो जब RNT मार्ग पर आता है तो उसे कह दिया जाता है कि खंडवा रोड स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आपका काम होगा। जब बच्चा वहां जाता है तो उसे कह दिया जाता है कि नहीं, ये तो RNT मार्ग पर होगा। तो ये 2 केंद्रों के बीच विद्यार्थी जो शटल कॉक बन जाता है सर, इसके कोई एकीकरण को लेकर आप सोच रहे हैं सर? ये आप बहुत पुरानी बात बता रहे हैं जी। अब नया जमाने में तो ये हो गया, रीजनल सेंटर बन गए हैं। जो हमारे 8 नोडल कॉलेजेस हैं उन सबको हमने रीजनल सेंटर बना दिए हैं। ग्रामीण बच्चों को यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? जी जी। वहीं उनकी समस्या का हल हो जाएगा। हम उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन करवा देंगे यहाँ पर, जिसके कारण ग्रामीण बच्चों को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, बल्कि शहर के बच्चों को भी अपने प्राचार्य से कांटेक्ट करें और प्राचार्य समस्या लेके हमारे पास में आए बजाय बच्चे के आने के। सर, जैसे रिवैल्यूएशन होता है, मार्कशीट्स होती है, माइग्रेशन होते हैं, इसके लिए ये बच्चों की रोज समस्याएं आती है। ये सब रीजनल सेंटर पे अप्लाई करें। रीजनल सेंटर वो प्रॉब्लम लेके आए, हम उन्हीं के पास कॉपियां भेज देंगे, उन्हीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उनका। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में ये जो लंच की परिपाटी चली आती है उसमें जब बच्चा वहां पर पहुंचता है तो कहा जाता है कि 12:30 बज गए, लंच हो गया। फिर जब 1 बजे जाता है तो कहते हैं अभी लंच चल रहा है। फिर वो 2 बजे तक लंच चलते रहता है। सर, ये लंच को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि आधे स्टाफ का लंच 12:30 तक हो जाए, उसके बाद 1 से आधे स्टाफ का 1 बजे से शुरू हो, ताकि सर कोई विंडो पर बच्चों को मिले? सर, सबसे सरल तरीका, एक टाइम तय कर दो। आधी घंटे का लंच का टाइम है, आधी घंटे बच्चे भी चाय वाय पी के आ जाएंगे, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा बाकी टाइम में। वैसे समस्या कम से कम रहेगी जी। कोशिश ये करेंगे कि इंक्वायरी काउंटर चालू कर दें, 3 4 5 इंक्वायरी काउंटर पे अपनी समस्या बच्चे रखें और वहीं से उनका समाधान हो जाए।
जी जी सर। सर, चुनौती के बतौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आप ऐसा क्या मानते हैं कि आपके लिए चैलेंज है सर? मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। जी। मैं तो विश्वविद्यालय से 6 साल से जुड़ा हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सभी जो कॉलेजेस हैं, 300 कॉलेजेस का जो इन पे लोड है, वो सब 300 कॉलेज मेरे से जुड़े रहे हैं, तो उन सब से मेरा डीलिंग बहुत अच्छा रहा है। सभी सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से निश्चित रूप से जो परीक्षा का जो मेन काम है विश्वविद्यालय का, वो हो जाएगा। बाकी जो विभाग विश्वविद्यालय के हैं वो सब रिसर्च में लगेंगे, और रिसर्च की ग्रांट ए ग्रेड विश्वविद्यालय होने से बहुत अच्छी विश्वविद्यालय को मिलती है। पूरी कोशिश करेंगे कि उनको उनका सामान मिल सके, उनके इक्विपमेंट मिल सके, और वो अच्छी तरह से अपना लैब में कार्य कर सके। सर, आपने परीक्षा का जिक्र किया। इस समय विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं सर, वो निश्चित समय से विलंब से चालू होती है, और परिणाम आते आते तो विद्यार्थी को जो अगली परीक्षा देनी है उसका आधा कार्यकाल कई परीक्षाओं के परिणामों में समाप्त हो जाता है। इसे कैसे पटरी पर लाएंगे सर हम? सर, ये बहुत आसान काम है, क्योंकि आप सब कॉलेज से जुड़े लोग हो, आप जानते हो कि 4 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बिठा दिए, तो वो अपने अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट बिल्कुल समय पे निकाल देंगे, परीक्षा भी समय पे करवा लेंगे। वो तो क्या सर, 4 लोगों की आवश्यकता, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की, और मेडिकल साइंस का एक आदमी बैठ जाए, अपना काम हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब सर, कार्य का विकेंद्रीकरण करेंगे सर आप। अच्छा, सेंट्रल वैल्यूएशन जो हुआ करता था सर, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वो फिर से चालू होना चाहिए, या जैसा चल रहा है यही ठीक है? सर, सेंट्रल वैल्यूएशन अब विश्वविद्यालय का दायरा बहुत बढ़ गया है जी। बजाय सेंट्रल वैल्यूएशन के रीजनल सेंटर पर वैल्यूएशन करा दें, और रीजनल सेंटर से मार्कशीट यहाँ पर आ जाए तो तुरंत काम हो जाएगा। आईटी सेंटर पर रिजल्ट बना के दे देगा जल्दी। जी जी, मतलब मार्कशीट सर वहीं से बन के आ जाएगी रीजनल सेंटर, फाइल काउंटर फाइल फाइल काउंटर, और उसके लिए फिर यहाँ पर अगली प्रोसेस होगी सर। इस तरह से बहुत सरल हो जाएगा पूरा काम। जी जी जी, और रिजल्ट समय पे मिल जाएगा। मैं होलकर कॉलेज में था तो हमारा सेमेस्टर सिस्टम का बिल्कुल सिस्टमेटिक काम था। कैलेंडर हम साल के शुरू में देते थे, उसी को फॉलो करते थे, और कोई बच्चा हमारे परेशान नहीं था। जी जी सर। सर, इस समय इंदौर शहर में खास तौर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए ये जो निजी विश्वविद्यालय आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स लेकर जिन्हें आ रही है, बड़े बड़े शिक्षाविद लेकर आ रहे हैं, क्या ये चुनौती साबित होंगे सर? सर, अगर यहाँ हमारा कम नहीं कर पाए हम जी, तो निश्चित चुनौती है, और अगर हम काम कर पाए तो कोई चुनौती नहीं हमारे पास में। मैं होलकर कॉलेज में था तब होलकर कॉलेज सबके लिए चुनौती हो गया था, क्योंकि जब सब बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन चाहते थे। आज भी स्थिति यहाँ की 2000 सीटों को प्रवेश देना है, 20,000 बच्चे हमारे अप्लाई करते हैं, तो हमारा विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ा है, ए ग्रेड है, इसमें निश्चित रूप से बढ़िया काम होगा। कोई चुनौती नहीं है हमारे पास, और हमारे साथी बहुत अच्छे हैं। सर, अपने विभाग के मंत्री जी का कहना है कि अब सारी परीक्षाएं हम ऑनलाइन शुरू कर देंगे। आपको लगता है सर कि सुदूर ग्रामीण अंचल तक ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम सफल हो जाएगा? सर, पहले कोशिश करेंगे कि सब सेंटर्स डेवलप करें। जब सेंटर डेवलप हो जाएंगे, बच्चे हमारे एक्वेंट हो जाएंगे, तब यह प्रक्रिया हम निश्चित कर पाएंगे। जी जी सर। सर, नवीन पाठ्यक्रमों को लेकर भी इन दिनों खूब बातचीत होती रहती है कि शिक्षा का संबंध रोजगार के दिगर कुछ इंसानियत की वैल्यूज से जोड़ने के लिए नए नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय इजाद करे। इस दिशा में कुछ आप सोचते हैं सर? विश्वविद्यालय पूरा एक्सपेरिमेंट का सेंटर है, जहां हम लगातार एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे हैं, किंतु हमेशा नया अपडेशन सिलेबस का होना चाहिए, जिससे बच्चे अपडेट हो सकें, और जब बच्चे अपडेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको कोई जॉब की तकलीफ नहीं होगी। और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस भी हम बहुत शुरू करने वाले हैं, और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो अब सब जगह लागू हुई है, हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रही थी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में, अब डिग्री में भी हम लोगों ने चालू कर दी है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अब चालू करना शुरू कर रहे हैं। जी जी सर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ के स्टाफ के, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो उनके बीच 3 ग्रुप पलते हैं। तो ये ग्रुपिज्म सर आप महसूस करते हैं क्या विश्वविद्यालय? मैं तो जब होलकर कॉलेज में था तो मेरा ख्याल है जितने विश्वविद्यालय के स्टाफ मेंबर उतने मेरे कॉलेज में भी थे। 250 टीचिंग स्टाफ था, 250 नॉन टीचिंग स्टाफ था, 500 लोगों में कोई ग्रुप नहीं था, सबका एक ही ध्येय था, हमारा कॉलेज कैसे अच्छा डेवलप हो। तो कोशिश ये करेंगे, क्योंकि परिवार का मैं मुखिया हो गया हूँ, तो पूरा विश्वविद्यालय के हर साथी का इंटरेस्ट ये हो कि हमारा विश्वविद्यालय
कैसे डेवलप हो, ए ग्रेड से हम और सुपर पोजीशन में कैसे आ सके। जी जी सर, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर, बहुत अच्छी बात है सर। सर अक्सर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कभी छात्र संगठन, कभी कर्मचारियों के संगठन कुलपति का घेराव करते रहते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, काम की गति को अवरोधक बनकर वो खड़े हो जाते हैं अपने अपने आंदोलनों और हितों को लेकर। इस समय सर जो कर्मचारियों की सोच है वो है कि बड़ा वर्ग नियमित नहीं है सर अपने जॉब में, उनके नियमितीकरण के लिए सर कोई आपके पास योजना है? शासन ने कुछ 253 सीट स्वीकृत कर रखी है, पर इतने सब लोग उस कैलिबर के नहीं हैं, उनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं। पूर्व जो प्रभारी कुलपति थे उन्हीं के पास वो प्रोसेस में है, और जितनी जल्दी वो कंप्लीट कर देंगे हम उनको रेगुलाइज कर पाएंगे। जी सर, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन बेसिक है उनका जिनके पास है वो तो फिट हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स में फिट होते हैं उन्हीं को हम रेगुलर रख पाएंगे। सर टीचिंग में भी इसी तरह से बहुत सारी वैकेंसीज है सर वहाँ पर, उसको भरने के लिए कोई प्रक्रिया आप? राजीव जी आपको मालूम पड़ा होगा, अभी उन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज कर दी है, 23 तारीख तक लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू का सिलसिला हो जाएगा, और जो रिक्त पद हैं वो हम निश्चित रूप से भरने में सफल होंगे और अच्छे से अच्छा कार्य हर विभाग में करने का कोशिश करेंगे। जी सर। सर इस समय विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के आमंत्रण की बात भी देश में चल रही है। बतौर एक वरिष्ठ शिक्षाविद होने के नाते एक सुब्रमण्यन कमेटी ने सर जो 60,000 संशोधनों के साथ एक प्रस्ताव रखा है सर, उसमें शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना, इस तरह की कोई चर्चा हुई है? तो क्या अपने विश्वविद्यालय में भी सर आप इस तरह की विदेशी लोगों का सक्सेस होना इंदौर शहर के शहर में बहुत मुश्किल है। उसका सबसे बड़ा कारण है आज हमारे इंदौर के विद्यार्थी सब बाहर जा रहे हैं, ये तो वो लोग उनके पास में आ जाएंगे। इंदौर शहर की तो इस वक्त स्थिति ऐसी है कि यहाँ सिर्फ ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और जो ग्रामीण बच्चे परिवेश के बच्चे आ रहे हैं उन सबकी भाषा बहुत कमज़ोर है जी। चाहे हिंदी की बात कर लें चाहे इंग्लिश की, आप तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, भाषा के आप एक्सपर्ट हैं, आप देखते होंगे कि बच्चे एक चिट्ठी ठीक से नहीं लिख पाता, तो विदेशी लोग इसमें क्या कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को पहले प्रयास करना चाहिए कि स्कूल लेवल का और कॉलेज लेवल का कोऑर्डिनेशन हो, और स्कूल में बच्चों को कम से कम अच्छी भाषा का ज्ञान हम दे पाएँ। भाषा का अगर बेस अगर बच्चों का मजबूत हो जाएगा तो निश्चित रूप से कॉलेजेस अपनी ड्यूटी पूरी कर पाएंगे, विश्वविद्यालय अपनी ड्यूटी कर पाएगा। जी सर, आज हम अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि बच्चे टीचर्स बहुत अच्छे रख लिए गए हैं, कोड 28 में सिलेक्ट कर लिए हमने, विश्वविद्यालय में अच्छे सिलेक्ट कर लिए, पर बच्चों क्लास में आकर उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। जी जी सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों की भाषा अच्छी हो जाए और बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ बढ़ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंदौर इंडस्ट्रियल स्टेट भले ही कहलाता है, पर यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी डेवलप होना चाहिए जो बच्चों को अच्छा जॉब दे पाए। आज हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर बच्चे सब बाहर चले जा रहे हैं जी सर, बल्कि विदेशों में चले जा रहे हैं, और बच्चों का एकमात्र इंटरेस्ट है पैसा कमाना जी। हम वो चीज़ उनके लिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जी। तो सर केवल पैसा कमाना बच्चों का ध्येय नहीं बने, उनमें कुछ मॉरल वैल्यूज भी आए, तो इसके लिए हमारे पाठ्यक्रमों में सर कोई सर बच्चा तो पैसा कमाना चाहेगा जी, मॉरल वैल्यूज उसके साथ जोड़ना पड़ेगी, या मॉरल वैल्यूज की एजुकेशन उनको प्राइमरी देना चाहिए। कॉलेज लेवल पर मॉरल वैल्यूज की बात करना बहुत गलत है। यहाँ तो बच्चा ऑलरेडी ट्रेंड होकर आना चाहिए, और हम उसको खाली फाइनल जहाँ वो जाना चाहता है उस स्थिति में उसको भेज सकें, और इंडस्ट्री का जो टाइम ट्रेनिंग के लिए वेस्ट होता है उसको हम बचा सकें, तो ही विश्वविद्यालय अपना कार्य सही रूप से कर पाएगा। सर जैसे कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता देते हैं कि उन्हें किसी भी फैकल्टी का कोई भी विषय पढ़ना हो वो बच्चा उसे ले सकता है, वो 40 डेज क्रेडिट सिस्टम जी जी सर, और वो उसे वो मुख्य परीक्षा में शामिल करते हैं। हमारे यहाँ उसे अतिरिक्त विषयों में शायद लेने जैसा कोई पढ़ने सुनने में आया था। तो ऐसा क्यों नहीं सर हम करते कि यदि कोई बच्चा
मान लो 3 साहित्य पढ़ना चाहता है सर, वो चाहता है कि वो हिंदी भी पढ़े, उर्दू भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, तो हम उसे वही पढ़ाएं सर। हम ये क्यों करते हैं सर कि वो उसके साथ कॉमर्स के ये 4 विषय भी पढ़े? राजीव जी, आज जो बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं की गई है। जब तक बच्चे के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, काउंसलिंग क्लियर नहीं हो, उसका एम तय नहीं हो, तो उसको अगर हमने खाली भाषा ही भाषा पढ़ा दी जी, तो उसको साहित्यकारी बनना पड़ेगा, उसको रोजी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ेगा। जी जी, बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। उससे बचाने के लिए हम 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिससे उसको लग सके कि उसका भविष्य कहीं भी इस जगह नहीं तो उस जगह नहीं तो इस जगह फिट हो सके। जी सर, ये हमारा सोच है। आप ये सोचते हैं सर कि अलग अलग विषयों से उसके भविष्य को सेट करने में उसे मदद मिलेगी? क्योंकि उसका फाइनल सेटिंग नहीं हुआ है जी, उसको क्या मालूम किस इंडस्ट्री में जाना, क्या मालूम किस जगह जाना है, तो वो सब चीज़ों का अनुभव ले लेता है और फाइनल जब उसका स्पेशलाइजेशन करना, वो स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग लेता है। जी जी सर। सर तो इस लिहाज से तो सर इस कसौटी पर यदि हम जेएनयू या मदुरई कामराज विश्वविद्यालय या डीयू को कसें, तो वो तो सर इस बात की बड़ी स्वतंत्रता देते हैं कि आपको जो विषय पढ़ना है केवल वही पढ़ें सर। आप उनके यहाँ किससे बच्चे पूछते हैं उसका जानकारी है ना आपको? जी, जी, सर। तो वो सब एक सेट ऑफ माइंड लेके पूछते हैं कि उनको आगे जाके क्या करना है, तो उस तरह की पर्टिकुलर ट्रेनिंग देते हैं। उसके लिए हमें कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, स्टेज बाय स्टेज तय करना पड़ेगा कि कॉलेज लेवल में, डिग्री लेवल में बच्चा कहाँ तक ट्रेंड हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहाँ तक ट्रेंड हो, और उसके बाद में स्पेशलाइजेशन किस में करे हो। जी, ये सब व्यवस्था हमें करना पड़ेगी, सबको सोच के विचार करना पड़ेगा साथ में बैठ के। अभी हम लोग विचार नहीं करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे हमें काम करना है। हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हमारी सीमाएं क्या होगी। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल सर। सर कुछ प्राध्यापकों की वेदनाएं भी हमारे चैनल तक पहुंचती रहती है। विश्वविद्यालय से जुड़े हुए ज़्यादातर प्राध्यापक साथियों का कहना है कि पिछले लगभग आधे से अधिक दशक के वैल्यूशन के, पेपर सेटिंग के, प्रैक्टिकल के जो मानदेय उन्हें मिलना चाहिए, वो एक एक प्राध्यापक के लाख लाख रुपए से ज़्यादा सर अटके हुए हैं। और पिछले कुलपति साहब ने 5-7 बार ये कभी लिखकर कभी कहकर आश्वस्त किया था कि प्राध्यापकों तक सर उनका ये आर्थिक अवदान पहुंचेगा, लेकिन अभी तक तो वो गुप्त ही है सर। कोई संभावना है सर वो उसके? सर ये हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुद्दा उठाया था। हमने कॉलेज से कहा था कि आप अपनी अपनी लिस्ट तैयार करके दे दें, पर टीचर्स जो काम करके भूल जाते हैं, उनकी लिखने की आदत नहीं है, उनके पास लिस्ट प्रिपेयर नहीं है। जब तक वो लिस्ट नहीं देंगे तो बिल ढूंढना मुश्किल काम है। अगर सब लोग मिलकर लिस्ट प्रिपेयर करके दे दें तो पेमेंट 8 दिन में किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, जी जी जी, ये बहुत बहुत ये दोनों तरफ की अच्छी बातें हैं। जी जी, खाली अपन दोषारोपण तो विश्वविद्यालय में कर सकते हैं, पर अपनी तरफ भी अपन जाकर देखें कि हमारे पास कितनी तैयारी है। वो पूरी तैयारी करके आ जाइए, आप सेम टाइम पेमेंट करा देंगे। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात खासतौर पर प्राध्यापक शहर के और विश्वविद्यालय के तमाम प्राध्यापक साथियों के लिए कि यदि उन्होंने क्या क्या काम किया है परीक्षा से संबंधित, तो उसकी सूची किस तारीख में किया था, कुलपति जी को सौंप दे, किस तारीख में किया, क्या क्या काम किया। तो कुलपति जी का कहना है कि 8 रोज में आपको आपका पेमेंट मिल सकता है। पेमेंट लेना हो तो अपनी तैयारी कर लें और कुलपति जी तक पहुंचेंगे। कुलपति जी, इन दिनों चूंकि आप बेहद वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, आपने पूरा जीवन तालीम के लिए समर्पित किया है सर। इस समय शिक्षा को लेकर बड़े खुले तौर पर यह बहस चल रही सर। ये लेस्से फेयर लेस्से पासे वाला युग है, रशियन भाषा में कहूँ तो सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्मुक्तता का। तो हमारे यहाँ सर देश में जो लेफ्ट वाले यानी वामपंथी एजुकेशनिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। जो मध्य भारत और उत्तर भारत वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षा में जो पढ़ाया जाता रहा वो अधूरा है सर। उनका उदाहरण है कि यहाँ पर औरंगजेब को महान और शिवाजी को लुटेरा शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाता है। आप क्या सोचते हैं सर, ये लेफ्ट और राइट वाली जो शिक्षा को लेके कवायद है, इसमें आखिर होना क्या चाहिए सर? सर, ना लेफ्ट हो रहा है ना राइट हो रहा है। हमारा बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा है जी, उसको पढ़ने का मन बनाना पड़ेगा। वो एम लेके चले, आपने पहले जैसे मेरे से बात कही थी, एम तय है तो उसको अचीव करने के लिए व्यवस्था करेंगे जी। अब एम ही तय नहीं है बच्चों का तो क्या करेंगे जी। इसलिए बच्चों को एम काउंसलिंग सबसे जरूरी है। जो बच्चा आता है बिल्कुल ना समझे, बल्कि जब मेरी बच्चों से बात होती है तो वो कहता है कि सर हमको किसी ने समझाया ही नहीं
जी। तो हम समझाना तो शुरू करें। मैं अपने शिक्षक साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी का टाइम डेडिकेटेड रूप से महाविद्यालय में दें और बच्चों को समझाएं, बच्चों से दोस्ती रखें। बजाय 150-200 बच्चे एक क्लास में भर्ती करने के, अगर 40-50 बच्चे भर्ती होंगे और टीचर का 1-to-1 कांटेक्ट होगा तो निश्चित रूप से सुधार आएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जी जी सर। तो इसके लिए हमारा शिक्षक कैसे मोटिवेट हो सर? कोई अपने यहाँ कोई उनका ओरिएंटेशन जैसा कोई कार्यक्रम होगा सर? सर मैंने होलकर कॉलेज में धीरे धीरे जो चेंज लाया था जी। तो टीचर सब मोटिवेट हो गए, कर्मचारी सब मोटिवेट हो गए और स्थिति ये हो गई कि जब बाद में उन लोगों से काम नहीं ले गया तो उनको दुख होता था। तो ये हमारी एक सिस्टम बनना चाहिए कि रेगुलर जिस प्रोसेस को हम चल रहे हैं वो प्रोसेस आगे तक चलता रहे। जी। तो हर व्यक्ति काम करना चाहता है। इंडिविजुअली आपसे बात करूँगा तो आप वर्किंग आवर्स 18 बता देंगे जी, पर प्रैक्टिकली जब देखने की बात करेंगे तो 4 घंटे भी हमारे व्यक्ति काम नहीं करते हैं। जी जी। तो सर विश्वविद्यालय में आखिर काम नहीं करने की प्रवृत्ति, इसके पनपने के पीछे सर क्या कारण रहे होंगे? वाइस चांसलर का पूरा टाइम नहीं दे पाना और 4 साल में बदलना, तो सबको मालूम है कि 1.5 साल समझने में लगेगा। 1.5 साल पहले जाने की तैयारी कर लेंगे जी। तो 1 साल के पीरियड में क्या करेगा व्यक्ति? जी जी सर। और वाइस चांसलर टेम्पररी है, बाकी सब साथी परमानेंट है। जी जी। तो परमानेंट साथियों की चलती है। जी जी। थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। पर हम और हमारा चैनल ये मानते हैं सर कि आपको कार्यकाल के लिए 6 वर्ष मिले हैं, क्योंकि कोई नया व्यक्ति आता तो 2 वर्ष उसे समझने में लग जाते हैं। ये 2 वर्ष समझने वाले तो सर अब आपके इसमें ऑलरेडी जुड़कर ही आए हैं, तो आपके पास काम करने के लिए ये 4 और पिछले 6 वर्ष का वक्त मिला है। तो इन आधा दर्जन वर्षों में यदि मैं आपसे ये जानना चाहूँ सर कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे सबसे पहले सर बच्चा जिस प्रॉब्लम को फेस करता है सर, सबसे पहले उसको परीक्षा का रिजल्ट टाइम पर नहीं मिलता, तो आप इस बात के लिए सर यदि अपने हजारों लाखों विद्यार्थियों को आश्वस्त कर दें कि भविष्य में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परीक्षा समय पर करवाकर उसका परिणाम समय पर दे देगा, तो शायद इस चैनल के माध्यम से सर आपका ये उन्हें सांत्वना देने वाला और उनके पक्ष में बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। सर रोज इम्प्रूवमेंट करेंगे जी, पर अभी विद्यार्थियों को और जो छात्र नेता हैं उनको 6 महीने का टाइम देना चाहिए, जब तक हम पूरी सिस्टम को सेट कर पाएँ। जी, क्योंकि किसी बर्तन को जब जंग लग जाता है जी, तो एक दिन में बर्तन साफ नहीं होता है जी, उसको समय लगता है। तो वो समय यहाँ भी देना पड़ेगा कि जब पूरी सिस्टम सुचारू रूप से काम करने लगेगी तो समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर आपने छात्र नेताओं का जिक्र किया, तो सामान्यतः इंदौर विश्वविद्यालय में जो छात्र नेता सक्रिय हैं वो राजनीतिक दलों से संचालित हैं सर, किसी और किसी पार्टी के छात्र नेता। दरअसल छात्र नेता नहीं है, पार्टियों के प्रतिनिधि हैं सर। वो तो सर अभी जून में आते ही मांग शुरू करेंगे कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करेंगे सर। तो इन छात्र नेताओं को सर शैक्षणिक धारा में सकारात्मक रूप से जुड़े, इसके लिए आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है इसमें कि ये जो सब साथी मेरे पास में आते हैं, मेरे से बात करते आ रहे हैं लगातार, तो इनको मैं कहता हूँ कि आप कंस्ट्रक्टिव करो, जिससे पार्टी का भी नाम होगा, राजनीति में वो पार्टी ऊपर आएगी, उभर के आएगी और आप लोगों का भी नाम होगा। डिस्ट्रक्टिव काम करने से कभी नाम ऊपर नहीं होता। वो थोड़े समय के लिए जरूर चर्चा में आ जाते हैं पर इसका लंबे समय फायदा नहीं होता है। तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम करिए तो जीवन में ऊपर अब बढ़ जाएंगे और हमेशा पॉजिटिव विचार रखिए। जी सर, जी हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम करें, पॉजिटिव विचार रखें तो आगे बढ़ने में आपको सहूलियत होगी, ऐसा आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी, हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति महोदय का विद्यार्थियों के नाम और छात्र नेताओं के नाम बहुत ही प्यारा संदेश है। आदरणीय कुलपति जी, आपसे मैं यदि ये कहूँ कि हमारे स्क्रीन के माध्यम से जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लगभग पूरे कार्यक्षेत्र को पूरी तरह से कवर करता है, आप अपने शिक्षकों, अपने विद्यार्थियों, अपने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए पूर्व कर्मचारियों और एल्यूमिनाइज को कोई संदेश देना चाहें तो आपका स्वागत है। सर मेरा सबसे निवेदन है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक साथी हो, जो जहाँ रहें जी, अपने पद की गरिमा के हिसाब से पूरा कार्य करें
विद्यार्थी अपने जीवन में जो लक्ष्य उन्हें बना रखा है उसको प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से अंतःकरण की जो आवाज़ है उसके हिसाब से काम करें तो निश्चित रूप से वो भी सफल होंगे, पूरा सिस्टम सफल होगा। और मध्य प्रदेश जो आज पिछड़ा कहलाता है और जो वास्तव में हमारी पिछड़ी स्थिति है उससे हम उभरने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं, हर बार पुरस्कार पूरे देश में पाते हैं। हम क्यों न अपने विश्वविद्यालय को, क्यों न अपने महाविद्यालय को पुरस्कृत करने का प्रयास करें और बच्चे हमारे पूरे देश विदेश में फैलें, ऐसी मेरी आशा है और मैं आशा रखता हूं कि सभी लोग मुझे सहयोग करेंगे। जी प्रबुद्ध दर्शकों, हमारे कुलपति जी ने ये कहा, जो बातें निष्कर्ष के तौर पर मैं रख सकता हूं। एक तो ये कि पूरा कार्यकाल कोई कुलपति नहीं रहा, इसलिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कतिपय प्रॉब्लम्स रही। ऐसा नहीं होगा आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी के कार्यकाल में, ऐसा उनका आत्मविश्वास है और ये आत्मविश्वास स्तुत्य है। उन्होंने ये भी कहा कि पॉजिटिव तरीके से यदि हमारे छात्र नेता और विद्यार्थी सोचे, समझें और कार्य करें तो निश्चित तौर पर वो जिंदगी में ज़्यादा श्रेष्ठता को परिभाषित कर पाएंगे, श्रेष्ठता को साबित कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक अपने निश्चित समय पर पहुंचकर अपने उत्तरदायित्व को गरिमापूर्ण तरीके से ईमानदारी से निभाएं तो शायद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इस समय जितने ऑरा से जगमगा रहा है उसकी वो आभा मंडल और ज़्यादा बढ़ेगा। और कुलपति जी ने ये भी कहा कि उन्हें ये विश्वास है कि आने वाले 6 महीनों के बाद विश्वविद्यालय की तमाम परीक्षाएं जो संपादित होती रहती हैं वो वक्त पर होंगी, परिणाम वक्त पर आएंगे ताकि भविष्य बनाने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। कुलपति जी ने हमारे स्क्रीन के माध्यम से आप तक संदेश पहुँचाया। आशा करते हैं हम कि आप उस संदेश को अपनी ज़िंदगी में जज्ब करेंगे। आदरणीय कुलपति जी के प्रति पूरा चैनल परिवार कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उन्हें शुभकामनाएं देता है, उनके प्रति ये भावना रखता है कि उनका कार्यकाल न भूतो न भविष्यति हो। इंदौर में आदर्श होलकर विज्ञान महाविद्यालय जैसे कॉलेज में रहकर उन्होंने जो कार्य किए वो शैक्षणिक जगत में मापदंड समझे जाते हैं, मील का पत्थर समझे जाते हैं। ऐसा ही मील का पत्थर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की राह में भी आगामी 4 वर्षों में हमें देखने को मिलेंगे, ऐसी हमारी कामना है। सर, आपने बहुत वक्त दिया हमारे चैनल को, इसके लिए आपके प्रति थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार और शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हम इस समय हमारे स्टूडियो में बातचीत कर रहे थे और बातचीत के समय की सीमा यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की शैक्षणिक जगत की, राजनीतिक जगत की, साहित्यिक जगत की, खेल जगत की और अन्य दिगर महकमों की प्रतिभाओं से हम आपको वक्त वक्त पर मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मंगल कामनाएं, दुआओं में याद रखिएगा।